नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पूजा खेडकर को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। तो क्या पूजा खेडकर के बारे में सबसे बड़ी चीज़ हमको जो जानने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या पूजा खेडकर खुद इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, या एक पूरा का पूरा सिस्टम यूपीएससी में लोगों का बैकडोर से एंट्री कराने वाला काम कर रहा है, या फिर कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के ज़रिए यूपीएससी में एक ऐसा छेद बना दिया गया है जहां से अपनी विचारधारा के लोगों की एंट्री करा दी जाए। सुनने में ये बातें अतिरंजना लगती हैं, लेकिन अतिरंजना तो यूपीएससी जिहाद भी थी, लेकिन उस पर बहुत चर्चा हुई। वो जिहाद जो तथाकथित जिहाद था, वो जिहाद तो जिहाद नहीं निकला और सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार करके उस चैनल को चुप करा दिया, क्योंकि इस तरह के कोई भी प्रमाण नहीं मिले थे। लेकिन ये जो दूसरी तरह के प्रमाण मिल रहे हैं, ये अपने आप में सोचने पर मजबूर करते हैं। इस पे आगे जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पूजा खेडकर का बैकग्राउंड क्या है। उस बैकग्राउंड को जानने के बाद आपके लिए चीज़ों को समझना आसान होगा। फिलहाल पूजा खेडकर को जो प्रोबेशन के लिए भेजा गया था, उनको एकेडमी में वापस बुला लिया गया मसूरी में कि भाई आप आगे का प्रोबेशन नहीं करोगे, आप सीधे वहाँ आ जाओ। प्रोबेशन वो स्थिति होती है जिसमें कोई भी आईएएस अधिकारी या कोई भी अधिकारी पहले अपना काम करने जब जाता है, अपनी ड्यूटी पे जब जाता है, तो ड्यूटी पे जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले, पूरी तरह से उसको नियुक्ति देने से पहले उसको कुछ दिन दिए जाते हैं कि वहाँ पूरी स्थितियाँ देख के वो सीख साख जाए। जब वो सीख जाता है और ये तसल्ली हो जाती है कि प्रोबेशन के पीरियड में इस आदमी ने साबित किया कि ये अपनी जिम्मेदारी संभाल सकता है, तब उसको नियुक्ति दी जाती है। तो उस प्रोबेशन से भी उनको वापस बुला लिया गया है। लेकिन प्रोबेशन में रहते ही पूजा ने धमाके कर दिए। वो एक BMW कार जिसमें लाल नीली बत्ती लगाकर एक प्रोबेशनरी अधिकारी घूमती थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ, जहां से पूजा खेडकर के बारे में बातचीत शुरू हुई, वो इस बात का सबूत है कि वो केवल एक तरह से ट्रेनी ही मान लीजिए, वो ट्रेनी अधिकारी थी, प्रोबेशन पे गई थी और वहीं पर उसने इतनी अहम काम कर दिया कि BMW कार उसने चलानी शुरू कर दी। इसके अलावा VIP नंबर प्लेट उस कार पे, अलग केबिन और स्टाफ उसने मांगा जो एक प्रोबेशनरी अफसर को नहीं मिलता है। अलग केबिन के साथ भी ऐसा केबिन जिसमें साथ में रेस्ट रूम हो, जिसमें वो आराम कर सके, जो एक प्रोबेशनरी अधिकारी को नहीं मिलता है, वो उसको मिला। अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि रॉडी कार, लाल नीली बत्तियाँ, महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड और ये सब चीज़ें उसको कैसे मिल गई प्रोबेशन के दौरान ही। तो इसका मतलब ये है कि सरकार में भी उसको सपोर्ट करने वाले कुछ लोग रहे होंगे, जिसकी वजह से उसको इतने प्रिविलेज मिले, किसी को प्रोविजन में ही इतनी सारी चीज़ें मिल गई। तो इससे ये पता लगता है कि वो लड़की कितनी इन्फ्लुएंशियल थी, या उस लड़की के साथ के लोग कितने इन्फ्लुएंशियल थे। तो उस लड़की के सरपरस्त कौन थे, इस पे आप जाएंगे तो आपको पहले ही जाना पड़ेगा कि इसके पिताजी जो है वो आईएएस अधिकारी थे और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चीफ रहे थे। उनके बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस को अलग अलग जगहों पर रिपोर्ट किया गया है। महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार है, उसके साथ में उसका संबंध बताया गया उनके पिताजी का, जिसका उस पार्टी की एक नेत्री ने खंडन किया कि नहीं भाई, आप हमको बदनाम मत करिए, हमारे परिवार को बदनाम मत करिए। लेकिन बीजेपी से कनेक्शन है या नहीं, इसका कोई खंडन नहीं आया। तो ये जो अधिकारी महोदय थे, इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस के चलते इतना पावरफुल थे कि इन्होंने अपनी बेटी को प्रोबेशन पे रहते ही सब कुछ दिला दिया। लेकिन ये लड़की जब प्रोबेशन पे आई थी और आईएएस बनी थी, तो आईएएस बनने से पहले ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थी, यानी एक डॉक्टर थी। जो थायराइड वगैरह के डॉक्टर होते हैं वो होती है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़ी हुई जो डॉक्टर होते हैं। तो ये डॉक्टर थी और वहाँ पर भी इसका जो सिलेक्शन हुआ था उसको लेकर भी कहानी है। कहानी यह है कि वहाँ पर इसने अपना जाति प्रमाण पत्र फर्जी लगाया था।
जाति प्रमाण पत्र इसने कौन सा लगाया था? वो लगाया था ओबीसी होने का। ओबीसी में दो चीज़ें होती हैं, अगर 8 लाख सालाना से ज़्यादा आपकी आमदनी है तो आप क्रीमी लेयर में माने जाओगे और ओबीसी रिजर्वेशन का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसने अपनी आमदनी 8 लाख सालाना से कम दिखाई दी, परिवार की आमदनी। और इस केस में ये हुआ कि इसके पिताजी के पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति जो वो खुद डिक्लेयर कर चुके थे वो पाई गई थी। यानी एक आदमी जिसके पास 40 करोड़ की संपत्ति है, उसकी बेटी 8 लाख रुपए सालाना परिवार की लगातार 3 साल से आमदनी कम दिखाकर आईएएस में ओबीसी वाले कोटे का फायदा उठा लिया उसने। इसके साथ उसने एक और रिजर्वेशन का लाभ लिया, और वो रिजर्वेशन ये कि मानसिक विकलांगता के प्रमाण पत्र को उसने वहां जमा कर दिया। अब आप सोचिए, दो प्रिविलेज उसको बार बार अटेम्प्ट करने होते हैं आईएएस के लिए, तो आईएएस के अटेम्प्ट उसको ज़्यादा बार करने के लिए सुविधा मिल जाए, तो उसके लिए भी उसने अपने सर्टिफिकेट वगैरह में फेरबदल किया। और तो और अपने माता के नाम से एक बार नाम रखा, अपना पिता के नाम से एक बार नाम रखा, 2 बार 3 बार उसने अपने नाम भी बदल दिए। यानी जो बड़े बड़े मिस्टर नटवरलाल ये सब आप पढ़ते हो, उनके किस्से आप पढ़ते हो, बोलेंगे ऐसा नटवरलाल कोई नहीं मिला होगा जो आईएएस अधिकारी बन जाए। तो इस सारी चीज़ों के बाद में उसको मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के बाद में जब वो वहाँ जाती है, उससे सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं, एक होती है प्रक्रिया वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है कि आपको हर हालत में जो सर्टिफिकेट आपने जमा किए हैं सरकार उसकी जांच कराएगी, और जांच कराने के बाद ही आपको नियुक्ति मिलेगी। इस लड़की को बगैर वेरिफिकेशन के प्रोविजन पे भेज दिया गया। फिर आप देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था या कौन सा इन्फ्लुएंस था कि इसने अपनी इसको जाके एम्स में जांच करानी थी। एम्स में जांच कराए बगैर ही ये प्रोविजन पे चली गई, और प्रोविजन पे भी कौन कौन से जलवे इसने बिखेरे ये आपको पता है। इसके पिताजी जो हैं उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसकी नाम जो मैंने बताया था खेडकर पूजा दिलीप राव, उसने 2019 में अपना नाम लिखा, और पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर 2022 में लिखा, ताकि रिकॉर्ड में नाम अलग अलग हों तो इसको पकड़ा ना जा सके। और इसके साथ साथ इसका जो एमबीबीएस वाला था उस पर तो सवाल है ही, इसके पिताजी और माताजी के ऊपर भी बहुत सारे तरह के आरोप लगे हैं। और इनके ऊपर आरोप ये लगे हैं कि जो किसान थे उनकी ज़मीन पर ये कब्जा कर रहे थे, अपने बाउंसर्स को लेकर बंदूक हवा में लहराती हुई एक वीडियो में इनकी माताजी दिखाई दे रही हैं, और इनके पिताजी भी उसके आरोपी हैं। ये लैंड डिस्प्यूट था, और बहरहाल इस मामले में इनके पिताजी का कहना ये है कि मेरी लड़की के जो सर्टिफिकेट थे वो जेन्युइन सर्टिफिकेट थे, गोली जो है वो हमारी ज़मीन है जिस पे लोगों ने कब्जा कर लिया था। ये इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन इतने सच्चे होने के बावजूद अब ये अंडरग्राउंड हो गए हैं, और पुलिस का कहना है कि हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब इतने बड़े अधिकारी अंडरग्राउंड हो जाएं, पुलिस ढूंढ ना पाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहरहाल बड़ी कहानी को छोटा बनाते हैं, कटिंग लॉन्ग स्टोरी टू शॉर्ट। एक चीज़ हो, दो चीज़ हो, 4 चीज़ हो, 6 चीज़ हो, उसने जो जो जी में आया वो किया। फिक्स सर्टिफिकेट लगाया, वेरिफिकेशन नहीं किया, प्रोविजन में जलवे बिखेरे, मतलब हर तरह से उसको खेल करने का हक मिलता रहा। अब आप सोचिए और दिमाग लगाइए कि इतने सारे व्यवस्थागत झोल झाल अगर यूपीएससी में है, जो सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी मानी जाती रही है, आईएएस का इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल है, उसका एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है, दिन रात हज़ारों बच्चे अपनी ज़िंदगी का आईएएस अफसर बनने का सपना लेकर संघर्ष करते रहते हैं। और यहाँ बैकडोर एंट्री है, आप देख रहे हैं किस तरह से इन संस्थाओं के साथ हुआ है। इसका अंदाज़ा आपको इससे लगेगा कि अभी एनटीए ने नीट की परीक्षा कराई थी, उसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए, किसी ने कहा पर्चा लीक हो गया, कभी ये कभी वो, लेकिन फ़िलहाल उसमें गड़बड़ था, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी। पूरा वीडियो है मेरा, उस डिटेल पे जाऊँगा, दोहराव हो जाएगा, वो आप पहले सुन चुके हैं। उस परीक्षा को जो कंडक्ट कराने वाली है संस्था वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूपीएससी की तरह एक पावरफुल संस्था है, जो यूपीएससी को अगर छोड़ दें तो जितनी हिंदुस्तान में भर्तियां होती हैं, चाहे वो कॉलेज में एडमिशन होना हो
या कोई सरकारी नौकरी हो, वो इस एक ही एजेंसी के जरिए होती है। ये एजेंसी किस तरह से ब्लैक लिस्टेड गुजरात की कंपनियों को ठेके दे रही है, ये दे रही है, वो सब आपको पता है। लेकिन इस एजेंसी का जो चेयरमैन है उसका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी एनटीए में आने से पहले यूपीएससी में था। उस यूपीएससी में जहां से फर्जी तरीके से आईएएस अधिकारी चुने जाने की ये खबरें आ रही हैं। अब आप सोचिए कि वो जोशी यूपीएससी में क्या कर रहा था, और वो जब यूपीएससी में था तो उससे पहले वो और भी जगहों पर था। कर्मचारी चयन के जो एमपीपीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी में भी रहा है। उसका जब सर्विस रिकॉर्ड निकाला गया तो उसके सर्विस रिकॉर्ड में आरटीआई से पता चला कि इन भाई साहब की भर्ती में आरएसएस के लोगों ने सिफारिशी चिट्ठियां लिखी हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के नज़दीक रहे हैं। जबलपुर यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे, और उनकी नियुक्ति के लिए आरएसएस बाकायदा चिट्ठी लिखता है। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था। तो ऐसे व्यक्ति यूपीएससी में जब विराजमान होंगे तो आप कल्पना कीजिए, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख रहा हूँ, ये मेरा अपनी ओपिनियन है, मैं इसको कुछ जानकारी के तौर पे आपको नहीं दे रहा हूँ, कि अगर लव जिहाद हो सकती है, लव जिहाद का कंसेप्ट हो सकता है, तो विचारधारा के अपने ही लोगों को घुसाने के कुछ तरीके भी हो सकते हैं, और ये तरीका सामने आया है। एक और साहब हैं, उन साहब ने बाकायदा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा बीजेपी का, मिला नहीं, अलग बात है, उत्तर प्रदेश में। वो भी आईएएस अधिकारी बने, नाम था अभिषेक सिंह। करीब 10 साल तक वो आईएएस अधिकारी रहे। सिलेक्शन हुआ, होने के बाद दाएं बाएं करते रहे, ज्वाइन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कुछ लोगों ने इनके, जब ये आईएएस अधिकारी, और पता चला हीरो हीरोइनों के साथ इंस्टाग्राम पे डांस करते हुए वीडियो डाल रहा है, बॉडी बिल्डिंग करते हुए वीडियो डाल रहा है, तो लोगों के दिमाग में खटका कि अगर ये अधिकारी आईएएस है तो एक आईएएस ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है, अजीबोगरीब, ये कंडक्ट के हिसाब से भी ठीक नहीं है। तो पता चला कि भाई साहब जो है आईएएस तो हैं, और आईएएस हैं और नौकरी पे ने किसी ना कुछ बहाना देके, ये देके अपना प्रोबेशन भी स्किप कर लिया, नौकरी पे नहीं जाते थे, आईएएस हो गए थे, और यही सब रील वील बनाया करते। तो फिल्मों में अपने लिए संभावनाएं खोज रहे थे। जब फिल्मों में संभावनाएं खोज रहे थे और फिल्मों में कुछ चलते चलते उनको मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने कहा चलो वापस चलते हैं, तो वो सर्विस में वापस आ गए। इस बीच में कुछ लोगों ने ये निकाला कि ये आईएएस बना कैसे ये बंदा यार, इसके अंदर तो वो लगन ही नहीं है। तो उनके पास से भी कुछ फर्जी सर्टिफिकेट उनके नाम से निकला है। सर्टिफिकेट था शारीरिक विकलांगता का सर्टिफिकेट, दोनों पैरों में विकलांगता है, पैर चल नहीं सकते हैं, और वो व्हील चेयर से ही चल सकते हैं, ऐसा सर्टिफिकेट था। और वो आदमी डांस करता हुआ पाया गया वीडियो में। आप सोचिए, इस आदमी का भी वेरिफिकेशन हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर एक विकलांग था जिसने अपने आप को इतना फिट कर लिया कि मस्त जिमिंग कर रहा है, वहाँ पे जंप कर रहा है, डांस कर रहा है, तो इसको तो गर्व होना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही ये मामला खुला, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को उसने प्राइवेट कर दिया ताकि कोई वीडियो देख ही ना सके। फिर इसने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं ये किया, फला ढिमका, और सब कुछ लिखा, लेकिन सर्टिफिकेट के बारे में नहीं लिखा। इसके बाद इसके साथ ही भाई साहब ने भारतीय जनता पार्टी के अपने संबंधों को बुनाते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की ठानी। चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने वहाँ तैयारी की, और इन्होंने बड़े सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए कि सारा रिजर्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए, 50% की सीमा ख़त्म कर देनी चाहिए, आबादी के अनुपात में लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, बहुत सारी इस तरह की बातें ये करते रहते थे। लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। तो अब इनको लगा, अच्छा, इस बीच में ये वीआरएस ले चुके थे आईएएस से, वॉलंटरी रिटायरमेंट। जब इनको लगा कहीं कोई दाल वाल नहीं गल रही है, ये सब पूरा एक्सपोज हो गया है मामला, तो वीआरएस ले चुके थे।
फिर इनको छटपटाहट हुई तो उन्होंने दोबारा से आईएएस में जाने की जुगत लगानी शुरू की, लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो आईएएस अधिकारी हैं बहुत सारे लोग, उन्होंने इनका कंडक्ट देखते हुए बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अब हम इनको अपने कैडर में नहीं रख सकते हैं। केंद्र सरकार को भेज दिया गया, यूपीएससी को भेज दिया गया, जो भी उन्होंने इनकी डिटेल विटेल लिखी होंगी। उसके बाद पता चला कि इनका जो है वो अब ये दोबारा आईएएस में नहीं जाएंगे। तो अब ये दोबारा अपने मनोरंजन की दुनिया में कुछ ट्राई व्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर वही सवाल, फर्जी सर्टिफिकेट के ज़रिए जब वेरिफिकेशन की व्यवस्था है, एक आदमी कैसे घुसा और वहाँ जाने के बाद उसने कितनी सारी लीलाएं रची और वो बाहर निकल के आ गया। तो आईएएस बनने के लिए किस तरह से क्या क्या करना होता है, और ऐसी स्थितियों में लोग यूपीएससी के लिए के रहते, सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है भारत का, उसके रहते अगर घुस जा रहे हैं तो हमारे यूपीएससी के सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। कहीं ना कोई क्षेत्र तो है जिसका लाभ उठाकर लोग इस तरह घुस रहे हैं। और ये जो दूसरा केस था, जो महोदय एक्टर बने थे अभिषेक जी, इनके पिताजी भी आईएएस अधिकारी नहीं थे लेकिन आईपीएस अधिकारी थे, यानी इनका भी बैकग्राउंड ब्यूरोक्रेसी वाला था और पॉलिटिकल कनेक्टिविटी वाला था। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके ज़रिए देखिए बहुत सारे विकलांग बच्चे, जेन्युइनली विकलांग बच्चे, डिस्लेक्सिक बच्चे, बहुत सारे लोग जिनको अपनी मानसिक अपंगताएं हैं, शारीरिक अपंगता है, उन लोगों का अधिकार ये एलीट क्लास, ये बड़े लोग, ये पैसे वाले लोग छीन रहे हैं। ठीक वैसे छीन रहे हैं जैसे नीट की परीक्षा में पेपर लीक होता है तो जिसके पास पैसे हैं वो पेपर खरीद लेता है, लाखों रुपए के पेपर बिकते हैं, और जो सीटें फ्री में देने वाली हैं टैलेंटेड बच्चों को, वो सीटें वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। यहाँ पर भी भारत का एलीट, बड़े बड़े अधिकारी, नेताओं के साथ नेक्सस और बहुत सारे पैसे का इस्तेमाल करके जो विकलांग लोग हैं उनकी सीटों को लूट रहे हैं। और इससे भी सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जब लोग जनता के बीच जाएंगे, आईएएस अधिकारी बनेंगे, संविधान का पालन कराना जिनकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन इनका जब कानून पर ही भरोसा नहीं है, इनका जब भरोसा किसी भी तरह से जनता के हित का नहीं है, ये अपनी चमकाने जाते हैं इज्जत, ये वहाँ स्टाइल मारने जाते हैं, ये बड़ी बड़ी ऑडी कार में घूमने जाते हैं, तो इन लोगों के, और जो लोग अपना धमका के कमरा लेते हैं, ठसक में रहते हैं, इन लोगों से आम आदमी, जो गरीब आदमी, गरीब गुरबा इस देश के जो मेजॉरिटी लोग हैं, मैंने कल परसों वीडियो में आपको बताया था अंबानी वाले में कि 50% आबादी की आमदनी कुल कितनी है, उन लोगों को क्या न्याय देंगे। और ये पूरी व्यवस्था धीरे धीरे करके सिकुड़ के ये नया बदलाव हम देख रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर इस देश के रिच लोगों के हाथ में जा रही है, गरीब आदमी के अवसर छिनते जा रहे हैं। जो कहानी कभी आप सुना करते थे कि चाय वाले का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, वो दौर जा चुके हैं अब। वो कहानी सुना करते थे कि ये गरीब आदमी का बेटा आईएएस बन गया, उसको भी भूल जाइए, क्योंकि अब एजुकेशन पे पूरी तरह से, वैसे भी जो एजुकेशन का नया सिस्टम आया है, यूनिवर्सिटीज़ को, आईआईटीज़ को, सबको महंगा कर दिया गया है, उनकी फ़ीस बढ़ा दी गई है, शिक्षा का निजीकरण लगातार हो रहा है, नए यूनिवर्सिटी कॉलेज बनने के बजाय प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर ही भरोसा है, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता बढ़ाई जा रही है। तो कोई भी आदमी 5, 10 लाख, 15 लाख रुपए से कम तो ग्रेजुएट भी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर बनने की तो सोच ही नहीं सकता है। तो इतने पैसे देकर जो बन सकता है वो बड़ा आदमी बन सकता है। तो बड़े आदमी के बच्चे बड़े पदों पर जाएंगे, बड़े आदमी के बच्चे बड़ी बड़ी जगहों पर बैठेंगे, बड़े आदमी के बच्चे ही डॉक्टर बनेंगे, उसी के बच्चे इंजीनियर बनेंगे। ये व्यवस्था धीरे धीरे देश में बनाई जा रही है। और उस पूरी व्यवस्था के बीच में जब ये सब लोग, जो इस देश के आम आदमी को न्याय दिलाना जिनकी जिम्मेदारी है, वो लोग भी इसी तरह से बैकडोर एंट्री से, पैसे के इस्तेमाल से, फर्जीवाड़े से घुस जाएंगे, तो ये जो हमारा आपका देश है आम लोगों का, उस पर इस देश का टॉप का 10% जो क्लास है, वो अभी तक तो हुकूमत कर ही रहा था, उसके पास एक डिफरेंट टाइप का रिजर्वेशन था। बड़े आदमी का बेटा है तो तुरंत उसकी सब जगह सुनवाई हो जाएगी। बड़ा आदमी अगर जा रहा है कहीं पे
उसकी सिफारिश भी चलती है, ये आप जानते हैं, ये उसका रिजर्वेशन है। जैसा BCCI का बन जाता है सेक्रेटरी, हम सब देखते हैं। तो वो तो अभी तक था ही, लेकिन इस तरह से जो सेवाएं हैं जो अभी तक गरीब आदमी के लिए खुली हुई थी, वो छिनती जा रही हैं। अब स्कूल की 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस सालाना, स्कूल की 5वीं 6वीं के बच्चे की, तो अच्छी शिक्षा तो वही आदमी पाएगा। नगर निगम के स्कूल में जो टीचर पेरेंट रेशियो है वो 1:60 है, 70 है, 80 है, और वहाँ पर टीचर पेरेंट रेशियो 30 है। यानी एक मास्टर पढ़ाएगा 30 ही बच्चे, वो भी स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएगा, AC में बिठा के पढ़ाएगा, प्यार से पढ़ाएगा, नई नई टेक्निक से पढ़ाएगा। तो वो बच्चे आगे जाएंगे कि वो नगर पालिका के स्कूल में मास्टर जी पढ़ा के चले जा रहे हैं, बेचारे वो उनके पास खुद ही कुछ नहीं है, तो क्या बच्चों को क्या देंगे। तो ये अपने आप में इस मुल्क के लिए सोचने का विषय है। और इन सब बातों को भैया आगे बढ़ाओ, इस पे चर्चा करिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, बहस करिए, और वीडियो भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो फॉरवर्ड करने से एक नई तरह से सोच बनती है समाज की, लोगों की आंखें खुलेंगी, उनको दिखाई देगा कि भैया क्या हो रहा है हमारे देश में। और ये जो अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, वो उसी दिशा में एक और कदम है कि देश के सारे अवसर भी उन्हीं साधन संपन्न लोगों को मिलते जाएंगे। गरीब किसान का बच्चा जो बनारस में जाके, इलाहाबाद में जाके, दिल्ली में जाके एक एक कमरा लेकर पड़ा हुआ है, दिन रात पढ़ाई कर रहा है, प्लेटफॉर्म की लाइट में पढ़ रहा है, कमरा नहीं है, तो उन सब के अवसर ये लोग छीन रहे हैं। बाकी नौकरियों का हाल तो आपको पता ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।